Hello बच्चों, let's see this question. The question says that drive an expression for the impedance of a series LCR circuit connected to an AC supply of variable frequency. Part B, plot a graph showing variation of current with the frequency of applied voltage. And part C, explain briefly how the phenomena of resonance in the circuit can be used in the tuning mechanism of a radio or TV set. So basically हम यहाँ जो यूज करने वाले की कॉन्सेप्ट वो यूज करेंगे हम फेज डायग्राम्स की कॉन्सेप्ट. phase diagrams for phase diagram for कौन कौन सा यूज करने वाले हैं हम. सिंपल फॉर रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस के लिए. अगर मेरे पास कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है सिंपल इसमें किसी भी अल्टरनेटिंग सोर्स से, तो उसका जो फेजर डायग्राम बनता है हम बोलते हैं कि जो करंट और वेव होते हैं, वेव वोल्टेज और जो रजिस्टर करंट होता है वो क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं, सेम फेज में. और अगर मेरे पास कनेक्टेड होता है कैपेसिटेंस, कैपेसिटर कनेक्ट होता है विद अल्टरनेटिंग सोर्स वोल्टेज V से, तो हम बोलते हैं जो VC होता है कैपेसिटेंस वोल्टेज, और जो करंट आता है वो क्या होते हैं उसमें हमारे पास ये क्या काम करता है, कैपेसिटेंस का जो वोल्टेज है वो लीड करता है, लैग करता है, सॉरी. VC क्या करता है, लैग करता है, लैग बाय 90 डिग्री I से. यानी कि जो इसका डायग्राम आता है वो कुछ इस तरीके से होता है, I यहाँ होता है और VC कुछ इस तरीके से 90 डिग्री से पीछे करता होता है. इसमें I अगर ऐसे होता है तो VR पीछे की तरफ होता है. इसमें हम लोग सेम फेज में होते हैं. फॉर L इंडक्टेंस के लिए क्या होता है, इंडक्टेंस में क्या होता है, कैप जो वोल्टेज होती है वो लीड करती है करंट से. यानी कि अगर I मेरे पास यहाँ पर है तो जो VL होगा वो 90 डिग्री क्या करती है, लीड करती है. इसको याद रखने के हम बोल सकते हैं यहाँ पे हम CCL से याद कर सकते हैं, यानी कैपेसिटेंस में करंट क्या करता है, लीड करता है. और इसको याद रखने के लिए IPL से याद रख सकते हैं, जो इंडक्टेंस है उसमें पोटेंशियल क्या करता है, लीड करता है. तो CCL एंड IPL. तो बेसिकली ये तीन डायग्राम हम यूज करने वाले हैं. तो अब क्या बोला है हमसे कि अगर हम तीनों को आपस में मिला दें LCR तो हमें इम्पीडेंस बताना. इम्पीडेंस क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे निकालते हैं कि अगर मुझे पता हो रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, V/I. तो अगर तीनों सर्किट अगर कॉम्बिनेशन होता है LCR या LC या RC का, तो हम उसको बोलते हैं इम्पीडेंस. और इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है टू नेट वोल्टेज बाय नेट करंट कितना फ्लो हो रहा है उसमें. तो ये हम यूज करने वाले हैं. तो कैसे करेंगे देखते हैं. तो पार्ट ए में बोला है कि हमारे पास एक क्या है, एक तो हमारे पास रेजिस्टेंस है, दूसरा एक हमारे पास इंडक्टर है, और एक हमारे पास कैपेसिटर है. और ये तीनों ही अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर दिए गए हैं सीरीज में. लेट्स सी दिस इज द वोल्टेज V नॉट साइन ओमेगा टी. इसका रेजिस्टेंस R है, इसकी इंडक्टेंस L गिवन है और इसकी कैपेसिटेंस C गिवन है. अभी जैसे मैंने बताया कि अगर इनका फेजर डायग्राम से ही हम इसको सोल्व करते हैं इम्पीडेंस को, तो इसका फेजर डायग्राम जो बनेगा कुछ ऐसे बनने वाला है कि मेरे पास करंट है. तो अगर करंट और रेजिस्टेंस का देखेंगे तो वो क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं, यानी VR और I सेम फेज में होंगे. और हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं, एज्यूमिंग जो VL जो है वो ज्यादा है VC से. ये क्यों अभी पता चलेगा. फिर हमने बोला जो L के लिए क्या होता है, IPL, यानी कि करंट क्या करता है उसमें, IPL इंडक्टेंस में पोटेंशियल क्या करता है, लीड करता है. तो यहाँ VL हो जाएगा. और CCL कैपेसिटर में करंट क्या करता है, लीड करता है. तो कैपेसिटेंस आगे होगा, VC नीचे होगा. तो दिस विल द फेजर डायग्राम. ठीक है. अब देखते हैं, अभी जैसे मैंने बोला कि नेट वोल्टेज हमें किधर लेना है, ऊपर की तरफ लेना है या नीचे की तरफ लेना है. तो हमने बोला कि VL अगर ज्यादा है VC से, तो कौन ज्यादा होगा, तो नीचे की तरफ आएगा. तो नेट जो आएगा लाइक दिस, एक मिनट, तो कुछ इस तरीके से आएगा ये, कि ये जो VL माइनस VC आएगा वो नीचे की तरफ लाई करेगा, VL माइनस VC. अगर VL को हमने एक मिनट, हमने क्या एज्यूम किया है, हमने एज्यूम किया है यहाँ पे कि जो VC ज्यादा है, VL नहीं VC को ज्यादा मान लेते हैं. VC को ज्यादा माना है VL से. तो ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ क्या आएगा, VC माइनस VL. यानी VC की वैल्यू ज्यादा होगी तो नीचे की तरफ आएगा. तो इसका जो नेट V जो आएगा कुछ इस टाइप से आ रहा होगा, नेट V, और जो ये एंगल होगा वो हो जाएगा फाई. तो हमें ये सब इम्पिडेंस बताना है इसके लिए. तो हमें पता है सिंस इफ
अगर VC ज्यादा है VL से तो हमें पता चल गया कि जो नेट डिफरेंस था इन दोनों का वो कितना होगा, VC माइनस VL होगा और वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो इट्स इम्प्लाइज, अब क्या होगा, अब हमें इनका रिजल्टेंट बताना, तो रिजल्टेंट क्या होगा इनका, रिजल्टेंट ऑफ, एक मिनट इसको इसे लिख लेते हैं, रिजल्टेंट ऑफ वी VC माइनस VL, VC माइनस VL एंड किसका, VR का। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, VC माइनस VL, तो इनका रिजल्टेंट होगा V, वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर। अब सिंपल यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है फॉर रेजिस्टेंस के लिए, IR, और VC का क्या होता है, VL का क्या होता है वो देखते हैं। सो हमें पता है जो VR होता है वो होता है बस करंट इनटू रेजिस्टेंस, जो VC होता है वो भी होता है करंट इनटू रिएक्टिव कैपेसिटेंस XC, और जो XC होता है वो होता है 1/ओमेगा C, ओमेगा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी, और VL जो होता है VL वो होता है बस I इंटू XL, और XL को बोलते हैं हम रिएक्टिव इंडक्टेंस, तो XL की वैल्यू होती है ओमेगा इंटू L, L इंडक्टेंस होता है, C कैपेसिटेंस होता है। तो ये फॉर्मूला यूज करके अगर हम V पुट करेंगे तो V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या आ जाएगा, VR की जगह पर IR का होल स्क्वायर प्लस VC, VC कितना है IXC माइनस IXL का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस, अगर मैं यहाँ से I कॉमन निकाल दूंगा तो हो जाएगा I स्क्वायर और अंदर से बचेगा XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस पूरे में से अगर I कॉमन निकाल लेंगे तो VI हो जाएगा यहाँ से, तो क्या बचा अंदर R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL, यहाँ वैल्यू पुट कर दो XC और XL की, तो V इज इक्वल टू I R स्क्वायर प्लस XC की जगह पर 1/ओमेगा C, इसका स्क्वायर है सॉरी, इसका स्क्वायर 1/ओमेगा C माइनस XL की जगह पर ओमेगा L का होल स्क्वायर। तो किसकी वैल्यू आ गई, V की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना था, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस जैसे रेजिस्टेंस क्या होता था V/I, तो इम्पीडेंस नेट रेजिस्टेंस होता है, तो इसको डिनोट करते हैं हम Z इज इक्वल टू होता है V/I, तो Z इज इक्वल टू V, अभी हमने निकाला V कितना आया है I इंटू R स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा C माइनस ओमेगा L का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय I, तो I से I कैंसिल, तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला आ गया Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा C माइनस ओमेगा L का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इम्पीडेंस का फॉर्मूला। अब यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, इससे हम बता सकते हैं फाई कितना इसका एंगल था, tan फाई, तो tan फाई क्या होगा, tan फाई इज इक्वल टू VC माइनस VL अपॉन, ये क्या है वैल्यू, VC माइनस VL अपॉन VR, तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं tan फाई इज इक्वल टू, tan फाई इज इक्वल टू VC माइनस VL अपॉन VR, तो tan फाई इज इक्वल टू VC कितना था IXC, VL कितना था IXL, और VR कितना था IR, तो I से I कैंसिल हो जाएगा पूरे में से, तो tan फाई यानी कि जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो कितनी होगी, XC माइनस XL बाय R। तो हमें यही बताना था पार्ट ए में, तो पार्ट ए में क्या पूछा था, ड्राइव एन एक्सटेंस फॉर इम्पीडेंस ऑफ सीरीज, तो इम्पीडेंस की वैल्यू बता दियो, उसका एंगल बता दिया कितने एंगल पर रिजल्टेंट आएगा। ऑप्शन में क्या बोला है, प्लॉट ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ करंट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। सो इसका मतलब हमारे पास फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में हमें प्लॉट ग्राफ करना है, तो बी पार्ट, लेट मी चेंज कलर पेन, सो बी, तो बी में फ्रीक्वेंसी जैसे भी हमने देखा जो वी एल होता है वो होता है आई इंटू एक्सएल, और जो वी सी होता है उस, ठीक है, वो होता है आई इंटू एक्स सी। सो, फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास 4
एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, तो वही हमें कर्व बताना है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में जो फॉर्मूला होता है, फाई जब होता है 0 हो जाता है तो हम बोलते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। तो फाई इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि जो एक्स एल माइनस एक्स सी है वो किसके बराबर हो जाए, सॉरी एक्स सी माइनस एक्स एल, अगर हमने एक्स एल की वैल्यू को कम लिया है तो इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि एक्स सी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, एक्स एल के हो जाए। एक्स सी की वैल्यू कितनी थी, 1/ओमेगा सी, और एक्स एल की वैल्यू कितनी थी, ओमेगा इंटू एल। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो ओमेगा स्क्वायर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एल सी के, 1/ओमेगा स्क्वायर, तो एल सी के बराबर। तो लेट मी ऐड ए पेज। तो यहाँ से जो ओमेगा वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/√ऑफ एल सी। तो इसको बोलते हैं हम रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। और इस फ्रिक्वेंसी पे क्या होगा, इस फ्रिक्वेंसी पे जो करंट होता है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो इसके थ्रू, तो अगर मैं फ्रिक्वेंसी की वैल्यू देखूंगा, फ्रिक्वेंसी हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। ठीक है, तो ये इसका जो कर्व बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा कि अगर मेरे पास, एक मिनट इसको सही कर लेते हैं कर्व को थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये करंट आई गिवन है और यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, ये यहाँ इन्होंने बोला है फ्रीक्वेंसी का कर्व, तो ये फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एक पॉइंट पे जाकर क्या हो जा रही है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जा रही है और बाकी में क्या हो रही है, जीरो हो रही है, तो लाइक दिस। तो ये इसका कर्व होगा, यहाँ पर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी एफ आर होगा, जो वैल्यू अभी हमने निकाली, और यहाँ पे करंट क्या होगा, इस पर मैक्सिमम होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, आई एम इज इक्वल टू वी बाय आर। मैक्सिमम कब होगा, जब उसमें हमारे पास L इज इक्वल टू एल सी हो जाता है, यानी कि एक्स उसका जो रिएक्टेंस और रिएक्टिव कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए, दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बनती है जिस पर करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो ये आई और एफ के बीच में कर्व है। अब पार्ट सी में क्या बोला है, पार्ट सी देख लेते हैं। पार्ट सी में बोला था हमसे कि एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ द फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस इन द सर्किट। तो रेजोनेंस कब होता है, रेजोनेंस तब होता है जब हमारे पास एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाता है इन द सर्किट, कैन बी यूज्ड इन द ट्यूनिंग मैकेनिज्म ऑफ ए रेडियो एंड टीवी सेट। तो इसको देखते हैं सी को। सी, तो रेडियो और टीवी सेट में क्या होता है, बेसिकली रेडियो एंड टीवी सेट, रेडियो टीवी सेट में एक हमारे पास एलसी सर्किट होता है बेसिकली। जब रेडियो टीवी सेट में अगर एलसी सर्किट है तो उसमें रेजोनेंस आएगा। जो एलसी सर्किट में जो सी होता है उसमें वेरिएबल होता है, यानी ये वेरिंग करता रहता है। ठीक है, तो जब हमारे पास ये जो टीवी और रेडियो के जो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं कहीं से फ्रीक्वेंसी एफ से, अगर मेरे पास टीवी और सेटिंग से कोई जो यहाँ से टीवी के सिग्नल्स आते हैं, रेडियो के सिग्नल आते हैं, अगर वहाँ से फ्रीक्वेंसी एफ के सिग्नल्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो जो ये होता है हमारे पास जब ये कनेक्ट होता है एलसी सर्किट लाइक दिस, तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है वो फ्रीक्वेंसी एफ जनरेट हो जाती है, और सी अभी मैंने बोला सी वेरिंग होता है, सी वेरिंग करके तो जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है वो उसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को चेंज कर लेता है सी, और इसको मैक्सिमम करंट जनरेट कर दे देता है। कब, जब ये फ्रीक्वेंसी वैल्यू कितनी कर लेता है, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। तो एल तो फिक्स होता है लेकिन सी वेरिंग करके अपनी फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर लाता है, और इसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, ये क्या होता है, करंट मैक्सिमम हो जाता है। करंट मैक्सिमम होने की वजह से जो रेडियो और टीवी जो होता है वो ट्यून्ड हो जाता है। तो रेडियो एंड टीवी गेट्स ट्यून। लेट मी गिव समरी। तो बेसिकली क्या होता है कि एक रेडियो टीवी सेट है, अगर उसमें एलसी सर्किट होता है, एलसी सर्किट में जो सी होता है वो वेरिंग कर रहा है, तो जब यहाँ से रेडियो टीवी सिग्नल आता है फ्रीक्वेंसी की, तो जिसकी अल्टरनेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाती है वो एफ हो जाती है। एफ यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर होने के लिए अगर इसमें हमें मैक्सिमम करंट, तो ये होता है कि अगर रेडियो ट्यून करना है तो उसमें मैक्सिमम करंट जाना चाहिए। मैक्सिमम करंट के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों पे क्या हो जाता है, हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का करंट फ्लो होना चाहिए। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कब होगी, जब दोनों इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 1/2 पाई एल सी। तो एल तो फिक्स कर दिया लेकिन सी वेरिंग होता है, तो सी वेरिएबल उतना चेंज हो जाता है जितना हमारे पास इसको नीड होता है फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस के लिए। तो यहाँ से इस तरीके से हमारे रेडियो और टीवी ट्यून्ड हो जाते हैं। तो इसमें 3 पार्ट थे, तो तीनों पार्ट में हमने देख लिया, क्या क्या देखा अभी देखते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सप्रेशन देख लिया जेड का, इम्पिडेंस का क्या इम्पिडेंस होता है। ओके, फिर दूसरे पार्ट में हमने क्या देखा, ग्राफ देखा जहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो रही थी और उसमें करंट मैक्सिमम हो रहा था, और फिर उसके बाद हमने देखा कि रेडियो टीवी सेट कैसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं।
सो होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।